हेलो एवरीवन। कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो हमने देख लिया था कि उसके अंदर नोज़, नेज़ल पासेज, ठीक है, फिर ट्रैकिया, लैरिंक्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम रूट ऑफ एयर देखेंगे कि जो एयर बाहर से अंदर जाती है तो उसका रूट क्या क्या है, वो किस किस से पासेज होती है। तो देखो, इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, एक कंडक्टिव पार्ट, एक एक्सचेंज पार्ट। तो अगर हम कंडक्टिव पार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर जाएगी नेज़ल पासेस के अंदर, नेज़ल पासेस से जाएगी नेज़ल चैम्बर में, देन नेज़ोफेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, जो हमने साउंड बॉक्स पढ़ा था। लैरिंक्स से फिर किस में जाएगी, ट्रैकिया में। फिर हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था। ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी, देन सेकेंडरी ब्रोंकी, देन टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, तो जो यहाँ से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्सरी ब्रोंकी तक इस वाले पाथवे को हम बोलते हैं कंडक्टिव पार्ट। मतलब ये कंडक्टिव पार्ट है, ये इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब एक्सचेंज पार्ट कहाँ से होगा, इनिशियल ब्रोंकियोल से। ब्रोंकियोल से हमारा एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल ब्रोंकियोल, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई हमारा लास्ट पार्ट हो जाता है, ये लंग्स के अंदर आ जाती है ये सारी। तो ये एक्सचेंज पार्ट होता है। अगर हम एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर्स देखें तो ये है, देखो ये एल्वियोलाई है एक। इसमें क्या होता है, सब जो इसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें दो टाइप की सेल्स, तो टाइप 1 टाइप 2 सेल्स ये होती हैं, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। देन उसके नीचे ब्लड कैपिलरी होती है। देखो टाइप 1 सेल्स को हम बोलते हैं टाइप 1 न्यूमेटोसाइट। टाइप 1 न्यूमेटोसाइट ये डस्ट सेल होती है, ग्रीन इन कलर होती है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्या करती है, टाइप 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक्सचेंज करती है। टाइप 2 न्यूमेटोसाइट्स एल्वियोलर सेल्स होती हैं, और ये क्या करती है, ये एक लेसिथीन रिलीज करती हैं। लेसिथीन एक ऐसा केमिकल है जो एक्ट करता है एक सर्फेक्टेंट की तरह, कि अगर हमारे लंग्स का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, एल्वियोलर फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, एक्सरपेंटेशन ज़्यादा होगा, तो वो कोलैप्सिंग को रोक देंगे। ठीक है, तो लेसिथीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कौन सिक्रेट करता है, टाइप 2 न्यूमेटोसाइट्स, जिसको एल्वियोलर सेल्स बोलते हैं, वो लेसिथीन सिक्रेट करते हैं जो सर्फेक्टेंट का काम करती है। ठीक है, ये देन उसके बाद में आती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आती है ब्लड कैपिलरी। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारी 3 तरह की हो गई, 3 मेम्ब्रेन हो गई। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, इसमें 3 मेम्ब्रेन आती है, और इसमें 3 लेम कौन से, एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलर मतलब जो टाइप 2 वाली थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमने अभी पढ़ी है इसके नीचे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरी की लेयर थी वो। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी की जो लेयर है किससे बनी होती है, एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है वो वेरी थिन होती है, इसका लेस देन 1 mm इसका साइज होता है, इतनी थिकनेस होती है इसकी। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसका पाथवे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब हम देखिए, हमने लंग्स के बारे में कल पढ़ा था कि जो दो लंग्स होते हैं, जो लेफ़्ट वाला लंग्स होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, राइट वाला थोड़ा लार्ज होता है। राइट वाले के अंदर जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, और इसके सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, और इसका यहाँ पे एक कार्डियल नोच होती है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसीलिए इसका ये थोड़ा छोटा होता है। तो हमने ये इसके बारे में कल पढ़ लिया था, इसकी लेयर्स पढ़ ली थी कि इसकी 2 लेयर होती है, बाहर वाली पैराइटल है आउटर, और इनर वाली है विसरल, और इन दोनों लेयरों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, वो इन दोनों लेयर को, पैराइटल और विसरल को, ताकि आपस में कोलैप्स ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो फ्लूइड, जिसमें इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब एक डिजीज़ हो जाती है प्लूराइटिस एक डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, पैराइटल विसल, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं प्लूराइटिस। जो आराइटिस, इसमें जो ये वाला होता है ना सफिक्स, इसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब ही, जहाँ पे भी ये वर्ड दिख जाए ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और
लेफ़्ट लंग और राइट लंग के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मेडियास्टिनल स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है, ये हमने इस थोड़ा सा हमने कल कर लिया था, आज हमने इसका लंग्स कंप्लीट तरीके से कर लिया। आज हम इसका ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि जो लंग्स होता है वो किसमें, थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर। फिर हमने कल यही भी बात की थी कि थोरेसिक चैम्बर जो होता है उसके डोर्सली, वेंट्रली, क्या कहते हैं, देखो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम होती है, वेंट्रली स्टर्नम पढ़ा था हमने, और लेटरली रिब्स प्रेजेंट होती है, और जो अप लोअर साइड में हमने डायफ्राम पढ़ा था जो डोम शेप का होता है। देन अपर में हमने क्लैविकल और नेक पढ़ी थी। तो ये सभी से बीच में आ गए ये लंग्स हमारे। अब देखिए जो ये, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि देखिए जब भी ब्रीदिंग करते हैं तो इनके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब देखिए हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखेंगे, कैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं, कैसे हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो इनका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कल हमने बात की थी कि जो डोर्सली होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ये डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम हो गई। ये है वेंट्रल साइड हमारी, तो वेंट्रल साइड हमारा स्टर्नम हो गया, ये हमारा स्टर्नम है। ठीक है, ये स्टर्नम है। फिर वर्टिब्रल कॉलम से ही निकली हुई है ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और स्टर्नम तक जाती है। ठीक है, ये निकली हुई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये क्या करेंगी, इनके अंदर कंट्रैक्शन होगा। जब ये कंट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा कि जो हमारी रिब्स हैं, जो लेटरली मैंने रिब्स बताई थी, जो रिब्स हैं और स्टर्नम है हमारा, ये दोनों के दोनों अपवार्ड और आउटवार्ड हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों के दोनों अपवार्ड और आउटवार्ड हो जाएंगे। जब ये दोनों अपवार्ड और आउटवार्ड होंगे तो इसमें क्या है कि इनका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि अगर कोई चीज़ ये बड़ी, ये ब्रॉड है, अच्छा, तो अगर इसका बढ़ गया, ये पहले थी ऐसी, अब ये हो गई ऐसी, तो इसका वॉल्यूम कम था, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो इसमें प्रेशर तो कम हुआ ना, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। तो जिससे प्रेशर कम हुआ तो एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अब इसका प्रेशर कम हो गया अंदर, तो अब बाहर से जो हवा है, एयर है, वो अंदर आएगी। ठीक है, तो एयर फ्लो जो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, तो एयर फ्लो इनसाइड। ठीक है, सो एयर फ्लो करेगी इन, तो ये इस तब हो जाएगा हमारा इंस्पिरेशन। ठीक है, इस तरह से काम करेगी। अब डायफ्राम का क्या रोल है इसमें, डायफ्राम के अंदर होती है रेडियल मसल्स। डायफ्राम के अंदर क्या होती है, रेडियल मसल्स साथ साथ काम करती हैं। ये डायफ्राम की तो रेडियल मसल ये कंट्रैक्ट करेंगी। जब ये कंट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, और वो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये डोम शेप का था ना, वो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी का। तो डायफ्राम की रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों के दोनों ये वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे थोरेसिक कैविटी का। इसकी तो रेडियल मसल्स इन कॉन्ट्रैक्ट करके करेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो रिब्स और स्टर्नम है वो दोनों अपवार्ड मूव करेंगे, तो जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ने मिलके वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर डाउन हो गया। तो फ्लो हमेशा एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बाहर से एयर है, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से एयर अंदर फ्लो करेगी, तो इंस्पिरेशन होगा। बस 1 मिनट के अंदर इंस्पिरेशन में टाइम होएगा ब्रीदिंग का 12 to 16 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों ने हेल्प की है। दोनों मसल ने, कौन कौन सी मसल्स ने हेल्प की है इंस्पिरेशन में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रेडियल मसल्स। रेडियल मसल किसकी, डायफ्राम की। तो दोनों के दोनों ने हेल्प किया है इंस्पिरेशन में। ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं कि एक्सपिरेशन कैसे होगा। ये तो अब एक्सपिरेशन कब होगा, जब ये ही दोनों मसल्स रिलैक्स होंगी, तब एक्सपिरेशन हो जाएगा। अब इन रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब ये रिलैक्स होंगी तो जो रिब्स और स्टर्नम अपवार्ड गए थे ना, अब ये रिलैक्स हो गए तो वो डाउनवार्ड आ जाएंगे। ठीक है, वो डाउनवार्ड आ जाएंगे। और रेडियल मसल जो
डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो डायफ्राम फिर डोम शेप का बन जाएगा। अब इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों के दोनों अपनी उसी पोजीशन पे आ गए, तो वॉल्यूम जो थोरेसिक चैम्बर का वो डिक्रीज हो गया, वो फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा थोरेसिक चैम्बर का, तो फिर इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर एयर फ्लो कहाँ कर जाएगी, आउटसाइड, फिर वो हमारा एक्सपिरेशन हो जाएगा। इंक्रीज दोनों के दोनों ने इंक्रीज प्रेशर 7, पहले प्रेशर था हमारा 760 से आएगा 762 mmHg, एयर फ्लो आउट एंड एक्सपिरेशन हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर 500 ml एयर हम इनहेल करते हैं और 5 ml एयर ही एक्सहेल्ड करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर और नॉर्मल ब्रीदिंग में जो इंस्पिरेशन है और एक्सपिरेशन है दोनों में 500 ml ही एयर होती है, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग में। अगर अब नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर अपनी में पढ़ा था कि जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है वो एक्टिव प्रोसेस भी है और पैसिव प्रोसेस भी है, लेकिन हमने वो पढ़ा था कि कैसे है। अब देखिए अब इस वाली बात से हमें समझ में आ गया है कि इंस्पिरेशन एक्टिव है, लेकिन एक्सपिरेशन है ना वो पैसिव प्रोसेस है। अब इंस्पिरेशन एक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसको एनर्जी की नीड होगी, तो इसलिए वो एक्टिव है। जहाँ पे भी हमें एनर्जी की नीड होती है ना, हमें एनर्जी लेनी पड़े, वो एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सपिरेशन पैसिव क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मसल्स अपनी पोजीशन पे वापस जा रही है। इसमें सिर्फ मसल्स जो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, दोनों की दोनों मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। इस वजह से ये सिर्फ पैसिव प्रोसेस है, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं है। ओके, तो ये वाला हमें यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम तो देख लिया, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या होता है। देखिए, जब भी हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है, फोर्सफुल बल जोर से एक्सपायरेशन करना होता है, तब कंट्रक्शन होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कंट्रक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम दोनों डाउनवर्ड नीचे आएंगे, डायफ्राम अपवर्ड, डायफ्राम ऊपर गया और स्टर्नम और जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड आई। दोनों के दोनों डायफ्राम ऐसे गया और वो ऐसे आई, तो वॉल्यूम उनका डिक्रीज हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो नॉर्मल एक्सपिरेशन से बहुत ज़्यादा हम मतलब एयर फ्लो बाहर आउट करेंगे। सो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है। अब एक हमने एनसीईआरटी में नेक्स्ट कैपेसिटी दी है कि हम रेस्पिरेशन कैपेसिटी क्या होती है और रेस्पिरेशन वॉल्यूम क्या होते हैं। देखिए, पहले हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा था सेम कि नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर 500 ml ही हम एक्सपिरेशन करते हैं और 500 ml ही हम इंस्पिरेशन करते हैं। तो जो ये फिक्स होता है ना, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। इंस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीद क्या होता है, ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीद, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 500 ml। अब है IRV, इंस्पिरेशनरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, फोर्सफुल, तो उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 250 से 3000 ml तक, ठीक है। अब ERV ये है एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इसमें देखो एक्सपायरेशन इनके नाम से ही है, आई से इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इनकी वैल्यूज़ याद करनी है। मैं ये 500 और 3000 ml, और इसकी होती है 1000 से 1100 तक। अब रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है जो कभी हमारे लंग्स से बाहर नहीं आती, जितनी हमारे लंग्स के अंदर जो बच जाती है ना एयर, उसको रेजिडुअल बोलते हैं, बाहर नहीं आती, एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से लेकर 1200 ml तक, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम कंप्लीट कर लिए कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन कैपेसिटी। इंस्पिरेशन कैपेसिटी में क्या होता है, देखिए, इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन के बारे में, तो इंस्पिरेशन जो रिजर्व वॉल्यूम था ना हमारा, और नॉर्मल ब्रीद
हमें कैपेसिटी पढ़नी है, मतलब कितनी कैपेसिटी है लंग्स की। देखिए टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीथ थी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, दोनों को मिला के ये हमारी इंस्पिरेशन कैपेसिटी बन गई। कितनी कैपेसिटी है कि टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल ब्रीथ है, ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया हमने। अब एक्सपिरेटरी में भी ऐसा ही होगा कि टीवी तो नॉर्मल है और फिर हमने प्लस किया इसमें एक्सपायरेटरी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो दोनों में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस कर देंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर देंगे। तो टाइडल वॉल्यूम दोनों में है। अब विटाल कैपेसिटी मतलब होती है कि अब हम इन तीनों को मिला देंगे। जब टाइडल वॉल्यूम तो है ही, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमने तीनों को मिला दी, विटाल कैपेसिटी होगी। टोटल लंग कैपेसिटी कि हम लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी करेंगे। देखो टाइडल वॉल्यूम मिलाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलाया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलाया और रेजिडुअल वॉल्यूम जो मतलब जो हमारे लंग्स के बाहर नहीं आती वो रहती है। तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई लंग की। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टीवी, ईआरवी, आईआरवी तो विटाल कैपेसिटी होती है, तो विटाल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बन गई। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। बस अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद में मैं बस पार्शियल प्रेशर्स वगैरह के बाद में कवर करेंगे और बस जो 1-2 टॉपिक और बच गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उनको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।